विपक्षी दलों की एकजुटता को देखकर बीजेपी ने बनाई रणनीति। विपक्षी दलों में दिख रही तकरार का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने तैयार किया खास प्लान। क्या अपने मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से विपक्षी दलों को एक होने से रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान में रखकर चल रही है कि किसी भी तरह से विपक्ष एकजुट न होने पाए। कांग्रेस, आप और टीएमसी समेत 20 विपक्षी दलों के नेता 23 जून को पटना में एक मंच पर आने वाले हैं। ये पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए सहमति बनाने में जुटी हुई है। हालांकि इन विपक्षी नेताओं के बीच में एक दूसरे को लेकर बहसबाजी भी चल रही है। दूसरी ओर 23 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में भारतीय अमेरिकियों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी के हाल के दिनों में शायद सबसे बड़ी मोदी विरोधी एकजुटता पर नजर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी इसके संभावित प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा रही है। विपक्षी दलों की एकजुट होने की कोशिश के बीच में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने भी खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष एकता के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं एनडीए के भीतर कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है कि बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में एक अहम बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री के निर्देशों का जोर शोर से पालन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के नतीजे भी अब दिखने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के केंद्र सरकार के इंकार के बाद 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी। वो बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन में लौटने की योजना बना रही है। नायडू अब पीएम मोदी के आकांक्षी नहीं रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि नायडू ने तेलंगाना और राष्ट्रीय चुनाव से पहले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान गठबंधन को लेकर चर्चाएं हुई थी। ऐसा ही एक दल लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि चिराग पासवान का गुट है, यह फिलहाल ना तो यहाँ और ना ही वहाँ नजर आ रहा है। एलजेपी की स्थापना 2000 में दलित नेता रामविलास पासवान ने की थी। पासवान की मृत्यु के बाद 2020 में चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में पार्टी की विरासत को लेकर संघर्ष हुआ। आखिरकार 2021 में पशुपति पारस लोकसभा में लोजपा के नेता चुने गए और जल्द ही मोदी कैबिनेट के मंत्री भी बन गए। इसी बीच नीतीश ने एक बार फिर से पिछले साल अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। जेडीयू के विपक्ष के महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा कुछ अन्य दलों के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया तो चीजें बदलने लगी। पिछले साल चिराग ने बिहार के मोकामा, कुरहानी और गोपालगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार किया था। उस समय इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि भगवा पार्टी ने पासवान नेताओं को कहा है कि वो मतभेद बुलाकर एनडीए को मजबूत करने की बात करे। ऐसे में इस बात की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं कि चिराग पासवान का गुट एनडीए के साथ जा सकता है। इसी बीच नीतीश कुमार के एससी और एसटी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार सरकार से नाता तोड़ लिया है। संतोष कुमार ने कहा है कि उन पर अपने पिता के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमको जेडीयू में विलय करने का दबाव दिखाई दे रहा था। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि HAM वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा था। यह अच्छा है कि संतोष कुमार ने पद छोड़ दिया। मालूम हो कि हम का गठन 2015 में किया गया, जब पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने जेडीयू छोड़ा था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सोहल भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने भी राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी हैं। सुभाषपा 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी, मगर अब ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी के भीतर कुछ पक रहा है। इसी महीने राजभर की ओर से आयोजित पारिवारिक समारोह में भाग लेने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह वाराणसी गए थे, जो बर्खास्त होने से पहले योगी आदित्यनाथ के मंत्री थे। सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं है जो उसके विचारधारा में विश्वास करता हो। साथ ही बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि की गई है कि राजभर अपनी तरफ से बीजेपी के लिए आना फायदेमंद हो सकता है। कुछ यही हाल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी का भी दिखाई दे रहा है, जो नीतीश कुमार के मंत्री हुआ करते थे, मगर हाल ही में अपना सरकारी बंगला खाली किया और किराए के आवास में चले गए। इससे 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलें शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है कि 2024 का चुनावी पर्यटन बीजेपी के लिए घर वापसी की अच्छी खुराक से भरपूर होगा, क्योंकि विपक्ष बहुत देर होने से पहले अपनी सबसे शक्तिशाली चुनौती पेश करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष की पार्टियों को अपनी ओर शामिल किया जा रहा है, उसने कहीं न कहीं विपक्षी एकता की नींद उड़ा कर रख दी है। अब देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी इस नीति के माध्यम से क्या चुनाव के द्वंद्व को अपने पाले में रख पाएगी, या विपक्षी एकता मजबूत संघर्ष के जरिए सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।